सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने आया हूँ। जैसे हमारी जो फर्स्ट एमसीक्यू जो सीरीज थी 180 क्वेश्चंस थे, जिसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी जो फर्स्ट 80 क्वेश्चंस थे, जो मैंने अभी आपको जो सीरीज कंप्लीट हुई है हमारी जो एमसीक्यूज की जो सीरीज थी 180 क्वेश्चंस की, वो थे आपके एग्जाम्पल बेस्ड। उसमें मैं आपको सारे जितने भी एनसीईआरटी 1 और एनसीईआरटी 2 से जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी 1 एनसीईआरटी 2 से जितने भी एग्जाम्पल हैं, टोटल एनसीईआरटी होल एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल हैं, उससे रिलेटेड मैंने आपको 180 क्वेश्चंस करा दिए। तो जैसे कि हम अभी न्यू पैटर्न देख रहे हैं नीट का, जैसे कि आपको पता है न्यू पैटर्न नीट का देख रहे हैं, तो उसमें एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 9 to 10 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्पल बेस्ड आए। तो आप अगर ये 180 क्वेश्चन की आपने एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप ये सीरीज देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड 9 to 10 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट नीट में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है, ये हम जो सीरीज पेश कर रहे हैं वो आपकी ऑल डाटा एंड साइंटिस्ट के बारे में कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बार बार अपने सिलेबस को अपडेट करता रहता है। जैसे नीट 2025 में आपसे साइंटिस्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी गई थी एंड डाटा बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे। तो इसीलिए मैंने आपके लिए 180 क्वेश्चंस की सीरीज, इसमें भी आपकी सीरीज में 180 क्वेश्चंस रहेंगे जो रिलेटेड रहेंगे आपके डाटा बेस्ड एंड साइंटिस्ट से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये जो हमारी ये 180 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें सब डाटा बेस्ड रहेंगे। इसीलिए आपको जो ये डाटा है, ये आपकी एनसीईआरटी 1 और एनसीईआरटी 2 का डाटा है। तो आपको ये डाटा बेस्ड सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए। एग्जैक्टली आप ये सारी चीज़ें डाटा बेस्ड लर्न कर लेंगे एंड साइंटिस्ट की भी आप याद कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो जैसे कि अंस्टमेयर ज्वाइंड द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने कब जो ज्वाइन किया था आर्ट्स एंड साइंस का एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंस्टमेयर ने कब ज्वाइन किया था? तो ये किया था आपका 1953। तो मैंने आपको क्या बताया, ये सारी क्वेश्चंस जो है ना वो डाटा बेस्ड क्वेश्चंस है। तो आपको एग्जैक्टली जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली वो सारी चीजें उसी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी, क्योंकि नीट 2025 में डाटा बेस्ड और साइंटिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इसीलिए आपको डाटा बेस्ड क्वेश्चन को इस टाइप से याद करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट वैसे ही याद करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देखते हैं। तो बेस्ट टाइटल इज अर्नस्ट मेयर एज्यूम आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद इनको कौन सा क्या मिला टाइटल, कौन सा टाइटल मिला? तो इसको आपको याद रखना है, ये मिला था आपका एलेक्जेंडर एगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ये इनको क्या टाइटल मिला था? इसके बाद जब वो रिटायरमेंट हो गए थे आपके टीचर से, और उसके बाद इनको मिला था क्योंकि इन्होंने फर्दर स्टडी की थी, इसीलिए इनको क्या मिला था, कौन सा टाइटल मिला था अंस्पेयर को रिटायरमेंट के बाद? एलेक्जेंडर एगेस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, जैसे मेयर पार्टनर द करंटली एक्सेप्टेड विच डेफिनेशन ऑफ। तो ये क्वेश्चन आपको पता है पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि साइंटिस्ट से रिलेटेड, जैसे अंस्टमेयर है, ये आपकी यूनिट फर्स्ट में दे रखे हैं, तो साइंटिस्ट से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। तो किसकी डेफिनेशन ही थी इन्होंने? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया गया था प्रीवियस ईयर में, स्टेटमेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि मेयर पैनल द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर जो है आपके कैथरीन इशू, ये आपके कौन सी यूनिट्स में दे रखे हैं? यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में आप मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वगैरह पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, वहां पर आपको कैथरीन इशू के बारे में दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशन that the curly top virus spread through which plant tissue। इन्होंने क्या बताया था, ये किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? जाइलम फ्लोएम के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने बताया था कैथरीन इशू रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशन दैट द कर्ली टॉप वायरस, जो वायरस था सबसे पहले इन्होंने किसमें बताया था? कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू विच प्लांट टिश्यू, किसमें स्प्रेड हो रहा था? इन्होंने बताया था कि सबसे पहले ये फाइलम से ट्रांसपोर्ट हो रहा था। इस पॉइंट को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फाइलम से ट्रांसपोर्ट हो रहा था।
आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका, हु सेड द कैथरीन ईसो एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट 99। क्योंकि इनकी 99 में जब इनकी डेथ हो गई थी। आपको ये सारे पैराग्राफ ये आपकी यूनिट सेकंड में दिए गए हैं साइंटिस्ट के बारे में। जब आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे यूनिट, वहीं पर ही साइंटिस्ट के बारे में आपको दिया गया, आप देख लेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया है, हु सेड द कैथरीन, इसमें पूछा गया है आपको, क्या पूछा गया है, हु सेड द कैथरीन ईसो एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 99। इसमें किसने बताया था, पीटर रेवन। पीटर रेवंस क्या थे आपके, ये आपके प्रोफेसर थे। कौन थे, पीटर रेवंस के बारे में अगर बात की जाए, जस्ट 1 मिनट, पीटर रेवंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। पीटर रेवंस जो थे वो आपके किसके थे, डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया था। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। किसने बताया था कि कैथरीन ईसो एब्सोल्युटली डोमिनेट द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट द 99। प्लांट बायोलॉजी जो उन्होंने फील्ड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उसके बारे में हमें किसने बताया, पीटर रेवन ने, कि उसमें बहुत एडवांस लेवल थे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन। तो आपको पता होगा, ये मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड में पढ़ाया था, 1.7 टू 1.8 मिलियन होती है। वहीं मैंने आपको बताया था कि जब हम इकोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर मैंने बताया था कि यहाँ पर 7 मिलियन स्पीसीज हैं जो अभी फाउंड होनी है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.7 टू 1.8 मिलियन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इन विच ईयर आर.एच. विटेकर, ये भी आपको पता होगा, प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपको पता होगा कौन सा, 1969 में आर.एच. विटेकर ने क्या किया था, प्रपोज ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने दिया था। कौन कौन से सिस्टम थे 5 किंगडम में, इन्होंने दिया था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। इन्होंने जो स्पेशल कैरेक्टर्स लिया था वो तो सारे लिए थे, सेल स्ट्रक्चर लिया था। कौन कौन से इन्होंने बेसिस लिए थे, सेल स्ट्रक्चर लिया था इन्होंने लिया था आपका नेचर ऑफ वॉल, इसके बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो आपको पता ही है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया था। नेक्स्ट जो हमारा था वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर एवोल्यूशनरीज रिलेशनशिप, इन्होंने क्या लिया था, एवोल्यूशनरीज रिलेशनशिप। ये पॉइंट्स आपको अच्छे ध्यान रखना है, इन्होंने लिया था आपका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये वाले पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, 1969। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड कॉलम सेकंड। तो इसमें आप बताइए क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है। जैसे आपको पता है डिमिट्री इवानोव्स्की, मान लीजिए आपको पता नहीं है, ठीक है, डब्ल्यू.एम. स्टैनली के बारे में पता नहीं है। देखो इतना तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि डिमिट्री इवानोव्स्की सबसे पहले आए होंगे, उसके बाद डब्ल्यू.एम. स्टैनली आए होंगे। इतना तो आप दिमाग लगा सकते। टीओ डायनियर का तो आपको पता ही है, 1978 में इन्होंने वायरस की खोज की थी। इसने टीओ डायनियर ने, ये तो आपको पता ही होगा। तो 1971 का टीओ डायनियर आ जाएगा। अब देखिए डिमिट्री इवानोव्स्की, क्योंकि डिमिट्री इवानोव्स्की ने सबसे पहले वायरस के बारे में बताया था, टोबैको प्लांट। सबसे पहले तो ये इससे आ जाएगा, क्योंकि डिमिट्री इवानोव्स्की पहले आए थे। तो सी का थर्ड, ये देखते हैं, इससे ये कट गया, देखो सी का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, तो इससे ये कट गया, ऑप्शन ये कट गया। वैसे तो आप इससे डायरेक्ट आ गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए डिमिट्री इवानोव्स्की पहले आए थे, तो 1892 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट डब्ल्यू.एम. स्टैनली इसके बाद आए थे, तो 1935 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, द हाइट ऑफ द कैल्प्स में रीच 100 मीटर्स। तो कैल्प जो होता है
इसकी रीच कितनी हो जाती है आपकी 100 मीटर। जैसे आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, मैंने आपको बताया था, इसके एग्जांपल ध्यान रखने। क्लोरोफाइसी के जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं आपके चला उल्लू, ग्रीन कार्सी, क्लोमैडोमोनास, बॉलवैक्स, ग्रीन कार मतलब कारा, स्पायरोगारा वगैरह किसके एग्जांपल होते हैं आपके क्लोरोफाइसी। रोडोफाइसी का आपके जेलिडियम, ग्रिस्टेरिया, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया जो होते हैं रोडोफाइसी के एग्जांपल होते हैं। उसके बाद जितने भी बचते हैं वो आपके फियोफाइसी के एग्जांपल होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले एक्टो एक्टोकार्पस होता है, पहला होता है आपको ध्यान रखना है एक्टोकार्पस होता है। नेक्स्ट होता है आपका डिक्टियोटा होता है यहाँ पर। नेक्स्ट याद रखना है फ्यूकस होता है यहाँ पर। कौन सा होता है आपका फ्यूकस। नेक्स्ट कैल्प्स होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने किसके एग्जांपल होते हैं आपके फियोफाइसी के। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन एंजियोस्पर्म रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, जस्ट इसको रीच कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है इन एंजियोस्पर्म रेंज, क्या पूछा गया है, इन एंजियोस्पर्म रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बॉल्फिया टू टॉल ट्री ऑफ यूकोलिप्टस आर। कितना रेंज होता है आपका। इन एंजियोस्पर्म रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट जो बॉल्फिया दिया गया है एंड टॉल ट्री जो यूकोलिप्टस का साइज दिया गया है वो कितना होता है, बताइए, आप बताइए। तो इसका साइज जो होता है वो आपको पता ही है क्योंकि आपने पढ़ा है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर सीड कोट यहाँ पर प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म में। और सारे प्लांट जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, आपके हेटेरो स्पोर्स होते हैं। मोनोस्पोर्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूस होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवर 100 मीटर्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11। साइक्लोस्टोमेटा हैव हाउ मेनी पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। कितने पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको कल ही बताया था, कल जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था आपका साइक्लोस्टोमेटा। तो इससे रिलेटेड आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। साइक्लोस्टोमेटा इसका जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है पेट्रोमैगजीन आता है आपका, एंड आपको कौन सा आता है मिगजीन। मिगजीन का मतलब होता है आपका हैगफिश। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर गिल स्लिट्स कितना प्रेजेंट होता है आपका 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है हाउ मेनी जाइलम बंडल आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट्स में जाइलम जो बंडल्स होते हैं कितने प्रेजेंट होते हैं। तो आपको मैंने बताया था मोर देन 6। यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी पॉलीआर्च कंडीशन होती है। वहीं जो डाइकॉट, वहीं मोनोकॉट की जगह डाइकॉट होते हैं 2 to 4 पेयर्स ऑफ जाइलम बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करें, व्हाट इज द अप्रोक्स लेंथ ऑफ पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। जो पेरीप्लानेटा अमेरिकाना होता है जो कि क्या है आपका कॉकरोच, जो आपके घर में पाया जाता है वो कौन सा होता है आपका पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, जो कि आपका नॉर्मली प्रेजेंट होता है। उसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ कितनी होती है उसकी लेंथ होती है आपकी 34 to 53। आपको इस यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। एमएम होती है, अगर आपकी मान लीजिए एमएम नहीं दिया, सेंटीमीटर दे दिया या आपको माइक्रोमीटर दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है यूनिट सारी चेंज हो जाएंगी। मिलीमीटर से जैसे मान लीजिए एमएम है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, मीटर से फिर उसके बाद सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 10 की पावर -3, फिर यहाँ पर सेंटीमीटर 10 की पावर -2। तो आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर एमएम में यूनिट दे रखी थी, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी हाईली टाइटेनियस प्लेट्स कॉल्ड टीथ आर प्रेजेंट इन गिजार्ड ऑफ कॉकरोच। तो कितने पेयर्स ऑफ टीथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो बताइए इसका आंसर आप। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर होगा हाउ मेनी हाईली काइटिनियस जो प्लेट्स यहाँ पर टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो कॉकरोच में कितने प्रेजेंट होते हैं। क्रॉप एंड गिजार्ड आपको पता ही है, देखो स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पर क्रॉप गिजार्ड
जो स्ट्रक्चर पाया जाता है ये किस में हेल्प करता है, आपका डाइजेशन वगैरह में हेल्प करता है। यहाँ पर क्रॉप एंड गिजार्ड स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। बताइए आपको, तो यहाँ पर कितने कंटिन्यूस प्लेट टीथ प्रेजेंट होते हैं गिजार्ड में, बताइए आप। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके 6, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ मालफिजियन ट्यूब्यूल्स इन कॉकरोच। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के नंबर होते हैं 100 to 150 के बीच में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स इन कॉकरोच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप डायरेक्टली याद कर लेंगे। इसके बाद होता है, नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कॉकरोच रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, हाउ मेनी स्पेरिकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड। तो यहाँ पर स्पेरिकल्स की बात की गई है, जो कि आपके किस में हेल्प करते हैं, आपकी ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। स्पेरिकल्स जो कि आपकी किस में हेल्प करते हैं, आपकी ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्पेरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर 10 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड, हर साइड में। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये बॉडी है आपकी कॉकरोच की, तो यहाँ पर इसके द्वारा आपकी यहाँ पर स्पेरिकल ये इस टाइप के पाए जाते हैं 1 2 3 4 5 इस टाइप से यहाँ पे स्पेरिकल प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी किस में हेल्प करते हैं, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। इसे आपकी ये जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ये होते हैं आपके स्पेरिकल्स। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपको, तो हाउ मेनी ओवा प्रोड्यूस बाय अ मैच्योर फीमेल फ्रॉग इन ए टाइम। एक टाइम में एक मैच्योर जो फीमेल फ्रॉग होती है वो कितने नंबर ऑफ ओवा प्रोड्यूस करती है। तो आपको पता होना चाहिए 2500 से 3000 ओवा एक टाइम में वो प्रोड्यूस कर देती है, कौन, फीमेल फ्रॉग। नेक्स्ट हम देखते हैं, नंबर ऑफ कॉम्ब प्लेट्स रो प्रेजेंट इन टीनोफोर्स। तो आपको पता है टीनोफोर्स में कॉम्ब प्लेट्स टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। टीनोफोरा, आप मुझे एक बात बताइए, जस्ट इसको पहले ऊपर कर लेते हैं। हाँ, आप बताइए टीनोफोरा के बारे में। तो टीनोफोरा के बारे में आपको बहुत पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे। टीनोफोरा जो एक फाइलम होता है ये आपका कैसा होता है, फर्स्ट पॉइंट ये आपका एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है। इस पॉइंट का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है। तो मैंने आपको बताया था एक्सक्लूसिवली मैराइन जो फाइलम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एक्सक्लूसिवली मैराइन में टीनोफोरा होता है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एकाइनोडर्मेटा होता है, जो कि पूरी तरीके से एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था प्रोटोकॉर्डेटा, जो प्रोटोकॉर्डेटा होता है उसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं आपके, यूरोकॉर्डेटा, फर्स्ट आ जाता है आपका यूरोकॉर्डेटा, नेक्स्ट आ जाता है आपका सेफेलोकॉर्डेटा। इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट टीनोफोरा की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। जैसे टीनोफोरा है, सबसे पहली हाँ यहाँ पर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसे बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो आगे देखते हैं, नंबर ऑफ कॉम्प्लेट्स रो प्रेजेंट इन टीनोफोरा में कितनी होती है आपकी, 8 कॉम्प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन स्टोरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आइए मैंने जस्ट अभी आपको बताया था ये वाला, इन डाइकोटिलेडोन्स रूट्स में हाउ मेनी जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस आर प्रेजेंट। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर डाइकोट्स में जो होते हैं वहां पर जाइलम के कितने थे आपके, मोनोकॉट में आपके क्या कितने थे, मोर देन 6, मतलब पॉलीआर्च कंडीशन थी भाई। डाइकोट्स में आपके 2 to 4 पैचेस ऑफ जाइलम प्रेजेंट होती है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होती है। इस पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉरी, Which sternum is boat shaped in female cockroach। तो ये वाला भी पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है। डायरेक्टली आपसे सर्सन रीजन में पूछ सकते हैं कि which sternum is boat shaped। तो आपको पता होना चाहिए कि 7th sternum जो होता है फीमेल कॉकरोच में, मान लीजिए आपको स्टेटमेंट दे दिया कि 7th sternum, मान लीजिए यही दे दिया 7th sternum is boat shaped present in मेल कॉकरोच, फीमेल की जगह आपको मेल दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि 7th sternum जो होता है वो बोट शेप्ड होता है, लेकिन किसमें होता है आपका, फीमेल कॉकरोच में। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा
मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसको मैं कैसे करूंगा, आपका एलिमिनेशन मेथड से करूंगा। तो देखिए आइए देखते हैं। सबसे पहले ये ऑस्ट्रिच, ये तो आपको पता ही होगा। मान लीजिए आपको नंबर कुछ नहीं पता, तो ऑस्ट्रिच आपको पता है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होती है, ठीक है। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ी लार्जेस्ट आइसोलेटेड। तो डी का फोर्थ देख लीजिए, डी का फोर्थ तो आपका ये डी का थर्ड, ये आपका क्रॉस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आपको फर्स्ट मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे माइकोप्लाज्मा आपको पता है सबसे छोटी सेल्स होती है। माइकोप्लाज्मा के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा की अगर बात करें तो विदाउट ऑक्सीजन की, ये देखिए विदाउट ऑक्सीजन की लिव कर सकती है, विदाउट ऑक्सीजन। नेक्स्ट होता है इसकी अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इट इज पैथोजेनिक टू, ये किसके लिए होती है, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल। ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, ये आपको पॉइंट अच्छे से पता होने चाहिए। तो आपको पता चल गया ऑस्ट्रेलिया का 4 हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका कैंसिल था। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है तो फर्स्ट का फर्स्ट आ गया, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का आपका साइज ही होगा, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन लॉन्गेस्ट सेल, इसको भी लिख लीजिए आप लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। तो कौन सा आ गया, फर्स्ट का फर्स्ट आ गया, आपको पता है बी का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका विच रो करेक्टली मैच द राइबोसोमल सब यूनिट। तो आपको पता होना चाहिए 2 सब यूनिट्स होती हैं, जिसे हम कौन सी होती हैं आपकी, एक होती है आपकी 70s, एक होती है आपकी 80s सब यूनिट। 70s जो सब यूनिट्स होती है दो टाइप से बनती है 50s प्लस 30s, एंड 80s सब यूनिट्स जो होती है वो किससे बनती है आपकी 60s प्लस 40s। एस यहाँ पर क्या होता है आपका सिल्वर कांस्टेंट होता है, एस होता है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ एस जो होता है यहाँ पर सिल्वर कांस्टेंट होता है, जो कि आपकी डेंसिटी को मेजर करने में हेल्प करता है, डेंसिटी वगैरह को मेजर हेल्प करने में हेल्प करता है। तो आपको पता है देख लीजिए 40 प्लस 60, तो यहाँ पर 40 प्लस 60 90 नहीं होता है 80 होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। 50 प्लस 30, तो 50 प्लस 30 70, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 प्लस 20 70 नहीं होता है, ये रॉन्ग। 50 प्लस 30 80 नहीं होता है, ये रॉन्ग। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 23 क्वेश्चन नंबर। तो आइए देखते हैं 23 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 23 की ओर जब चलते हैं तो यहाँ पर लिखा है आपका सबसे पहले आपको छोटे से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको पता है सबसे जो छोटा होता है वो होता है आपका, कौन होता है आपका, वायरस। वायरस, वायरस सबसे छोटा होता है, तो वायरस का हो जाएगा सबसे छोटा वाला 0.02 से लेकर के 0.02, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका इसका क्या हो गया, डी का फोर्थ हो गया। नेक्स्ट इससे बड़ा कौन होता है आपका, पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होता है आपका, एक बैक्टीरिया होता है। तो जो पीपीएलओ बैक्टीरिया है उसका साइज इससे थोड़ा बड़ा होगा, तो आप देख लीजिए बी का फर्स्ट हो गया। अब देखिए आप मैच करके देखिए, पहले जैसे आपने डी का फोर्थ लगाया तो ऑप्शन नंबर ये कट गया, जैसे आपने बी का फर्स्ट लगाया तो बी का फर्स्ट ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इससे बड़ा क्या देखते हैं आपका, टिपिकल बैक्टीरिया। तो टिपिकल बैक्टीरिया का आप क्या लगाएंगे 1 से 2 माइक्रोमीटर, इससे थोड़ा बड़ा है ना, क्योंकि ये बैक्टीरिया, जबकि ये बैक्टीरिया इससे बहुत बड़ा होगा। तो फर्स्ट का आपका थर्ड आ गया, तो ये भी ऑप्शन कट गया, यहाँ से आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है। तो मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। तो यहाँ पर आपका क्या कहता है, सबसे पहले देखिए 90%। 90% आपने किसमें पढ़ा था आपका, कि वैक्यूल जो होता है ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल क्या कितना करता है आपका, वैक्यूल जो होता है 90% एरिया को कवर करता है। और यहाँ पर एक सेल होती है जिसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट सेल्स यहाँ पर होती है, 90% एरिया को कवर करता है। यहाँ पर कौन कौन सी चीजें स्टोर होती हैं, यहाँ पर होता है आपका वाटर सेप, एक्सक्रेटरी पार्ट यहाँ पर स्टोर होता है,
और बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको पता था वैक्यूल के बारे में हमने पढ़ा था, कौन से चैप्टर में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर ये सारी चीजें आपको पता नहीं है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सेल द यूनिट ऑफ चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पीवाईक्यू सीरीज भी देख सकते हैं, उससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, तो आइए देखिए यहाँ पर फर्स्ट का सेकंड, ये ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट हम आते हैं आपके 0.5 माइक्रोमीटर। 0.5 माइक्रोमीटर, यहाँ पर डायमीटर की बात की गई है, क्योंकि जो एवरेज जो डायमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है आपका 0.12, कितना होता है आपका 1 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर आपका डायमीटर कितना आ गया भाई, उसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ और एक देख लीजिए आप, लेंथ भी पूछी जा सकती है। तो लेंथ माइटोकॉन्ड्रिया की होती है आपकी 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर, ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सेकंड का सेकंड हो गया। इसके बाद होती है आपकी 9 डबलेट स्ट्रक्चर, आपको पता है एक्सोनिम ऑफ सीलिया में प्रेजेंट होते हैं, ये इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। सीलिया जो फ्लैजेला होते हैं, यहाँ पर 9+2 का अरेंजमेंट होता है। 9 जो डबलेट स्ट्रक्चर होते हैं आपके पेरीपेरल में प्रेजेंट होते हैं, वहीं पर आपके जो 2 पाए जाते हैं वो आपके सिंगलेट स्ट्रक्चर होते हैं, आपके सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। 9 जो डबलेट स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर रेडियल स्पॉक्स भी प्रेजेंट होते हैं। सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको पता चल गया, पहले का पहला हो गया, देखिए पहले का पहला हो गया, दूसरे का दूसरा, यहाँ पर पहले का पहला दूसरे का दूसरा नहीं है, ये कैंसल, ये कैंसल, 0 ऑप्शन कैंसल हो गए, तीसरे का आपका चौथा। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है, ईस्ट जो होती है वो सेल डिवाइड ओनली इन अप्रोक्सीमेटली कितने मिनट में, 90 मिनट्स में ये सेल डिवीजन कर लेती है। सेल डिवीजन ये वेरिएबल अलग अलग पीरियड होता है, अलग अलग सेल डिवीजन करने का, तो आपको पता होना चाहिए। सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट में ईस्ट में कर लेती है। भाई ह्यूमन में जो सेल डिवीजन होती है, ह्यूमन में जो सेल डिवीजन होती है वो आपकी कब होती है, अबाउट 24 आवर्स वनडे लगता है यहाँ पर सेल डिवीजन होने पर, इसीलिए वेरिएबल पीरियड्स होती है अलग अलग सेल डिवीजन को होने में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 26 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, 26 क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है कि पाल्मिटिक एंड आर्किडोनिक एसिड हैव हाउ मेनी कार्बन एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। तो आप कौन सा टिक लगा देंगे, आपको पता है जैसे पाल्मिटिक है तो आपका 16, आर्किडोनिक 20, तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपका ये देखिए कार्बोक्सिल जो ग्रुप होता है COOH जो ग्रुप होता है वहां पर इंक्लूडिंग नहीं एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, इसीलिए अच्छे से आपको क्वेश्चंस को देखना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब कार्बोक्सिल जो कार्बन है उसको हटाकर कितने कार्बन बचे, जैसे पाल्मिटिक यहाँ पर 16 होता है तो इसको हटाकर 1 कार्बन यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो कितने बचे आपके 15। एंड अरेक्नोइड जो होता है यहाँ पर 20 होते हैं आपका इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल, एक्सक्लूडिंग हटाकर 19, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी ऐसे पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखिए। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो ये जो है ना GN रामचंद्रन, ये आपके साइंटिस्ट हैं, कौन सी यूनिट थर्ड में आपके, यहाँ पर आप किसके बारे में पढ़ते हैं बताइए। इन्होंने प्लॉट्स वगैरह का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर वगैरह भी प्रोवाइड किए थे। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये जो CN रामचंद्रन ये भी साइंटिस्ट हैं, ये किस यूनिट के आपके साइंटिस्ट हैं, यूनिट थर्ड में। तो ये सारे जो साइंटिस्ट जितने भी मैंने आपको बताए, सबसे पहले आपको मैंने अर्नस्ट के बारे में बताया था। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो मैंने आपको किसके बारे में बताया था, जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आपने पढ़े हुए थे, वो थे आपके कैथरीना स्चुआएसू, इनके बारे में बताया था। और उनके एक टीचर भी थे जो कि एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के डायरेक्टर थे, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट जो होते हैं GN रामचंद्रन के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर हमें दिया था। तो GN रामचंद्रन के बारे में अगर देखें तो डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था आपका कोलोजन,
कोलेजन जो फाइबर होती है इसका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? कोलेजन फाइबर का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, तो ये रामचंद्रन जी ने दिया था। ये कब दिया था? 1954 में दिया था। ये पॉइंट सेकंड एज इट इज आपको याद करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो पता होना चाहिए ये डायग्राम किसका है आपका? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम लोग बात करें, इट इज डिवाइडेड इनटू 3। जैसे आपको पता है कि प्लांट्स में पाया जाता है ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में ओनली प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है। प्लास्टिड जो होते हैं 3 टाइप से डिवाइड किए गए, पता ही है आपको, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन वगैरह ग्रीन करने का काम करता है। इसको किसमें हेल्प करता है? फूड वगैरह बनाने में। जैसे यहाँ पर थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होती है, ये जो होते हैं थाइलेकोइड्स लाइक क्विंस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये होती है आपकी थाइलेकोइड्स। इन्हें मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। तो यहाँ पर थाइलेकोइड्स में जो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ये दो आपस में ये इनसे दो से अटैच हो जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमला। इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमली। आपसे लेबलिंग करने के में भी आ सकता है, इसीलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है, जो पार्ट ये बचा हुआ है जो अंदर ग्रेना में प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं अंदर वाले पार्ट को ग्रेना। सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए इसको क्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। जैसे आपको पता है क्लोमोडोमोनास इन 20 to 40% ऑफ क्लोरोफिल। रॉन्ग। क्लोमोडोमोनास में यहाँ पर 1 पर सेल्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन मीजोफिल सेल्स में ओनली 1 पर सेल्स। गलत। इन मीजोफिल सेल्स में 20 to 40 पर सेल्स। इसकी स्टेटमेंट आपके चेंज कर दीजिए। इसका स्टेटमेंट है, इसका ये होगा। इसके बाद होता है फाउंड इन प्लांट। ठीक है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। तो तीनों स्टेटमेंट ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। तो इनकरेक्ट आपके 4 हो गए। ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं 29 क्वेश्चन नंबर की ओर। तो हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला होता है आपका वाटर। वाटर जो होता है यहाँ पर वो आपका मोर देन 90% जो होता है वो वाटर होता है। नेक्स्ट होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं 10 to 15। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट पूछा गया। नेक्स्ट होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट होता है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपको पता होना चाहिए 50 to 70 नहीं, यहाँ पर आपके होते हैं 5 to 7%। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। कार्बोहाइड्रेट 3% सही है। इसके बाद होता है आपका लिपिड। लिपिड जो होती है 2% होती है। आयन यहाँ पर 1%, ये सही है। तो 1 2 3 यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपके फिर ही आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है? द एसिड सॉल्युबल पूल हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम। जो एसिड सॉल्युबल पूल होते हैं, जैसे हमने क्या लिया था, हमने एक आपका सेल का स्ट्रक्चर लिया था। सेल का पार्ट लिया, जैसे मान लीजिए हमने चिक से एक स्ट्रक्चर निकाला सेल, उसको हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में CCl3 COOH को सेल इससे डाल दिया। तो यहाँ से क्या बना? एक आपका लिक्विड बना जिसको हमने छन्नी से छाना। तो वहां पर जो पार्ट छन गया उसे हम बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। जिसे हम क्या बोलते हैं? एसिड सॉल्युबल पूल। और जो नहीं छना उसे हम क्या बोलते हैं? आपके एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो आपको पता नहीं चाहिए एसिड सॉल्युबल पूल में कौन कौन से आते हैं। इसमें आते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड आता है। नेक्स्ट कौन सा आता है आपका? मोनोसेक्राइड आते हैं, अमीनो एसिड आते हैं। जबकि जो बच गए हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल है, जिसे हम बोलते हैं रिटेंटेट। एसिड सॉल्युबल पूल को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल को हम क्या बोलते हैं? रिटेंटेट। तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में कौन कौन से आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप वहां पर आते हैं आपके पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स आते हैं, ये सारी चीजें वहां पर आती हैं। तो एसिड सॉल्युबल पूल का यहाँ पर मोलिकुलर वेट 18 to 800 डाल्टन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 31 क्वेश्चन नंबर। 31 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है? 31 क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है मैच द फॉलोइंग साइंटिस्ट विद देयर डिस्कवरी एंड रिसर्च ईयर। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले 1838, 1839, 1854 एंड 1855।
तो देखिए 3 चीजें तो इसमें डायरेक्टली आपको पता चल जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपको इसका पता नहीं है, तो 3 चीजें तो आपको डायरेक्टली पता चल रही है ना कि मैथ्यू स्केलेटन, थ्योडर स्वॉन एंड रोडॉल्फ विर्चो, ये तो एक साथ आए थे ना ये सारे लोग। तो आपको पता होगा जो मैथ्यू स्केलेटन थे ना, इन्होंने क्या बताया था, प्लांट सेल्स के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि जो प्लांट की जो सेल्स होती हैं, वो प्लांट जो होता है वो सेल फॉर्म होता है सेल्स के द्वारा। इन्होंने इसके प्लांट के बारे में बताया, तो आपको पता होना चाहिए 1838 इसका आंसर होगा। इसके बाद थर्डर सोन ने इन्होंने बताया था कि एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो सेल्स होती हैं, सेल से आपका टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, तो 1839 में इन्होंने बताया था। ये तीनों चीजें सिमिलर होती है, इसलिए आपको पता चाहिए आपकी डेट सेम हुई। 1854 तो होगा ही नहीं कैसे भी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जीएन रामचंद्रन से ही होगा, क्योंकि 1838 39 ये तीन तो साथ में ही आए थे, तो 19 बहुत दूर चले जाएंगे, 1850 आपके पास होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा पता लगा सकते हैं चीजों के बारे में। जैसे 1854 है आपका जीएन रामचंद्रन हो गया, जैसे सी का 4 आ गया, तो देखिए यहीं से आपको डायरेक्टली मिल गया कि सेकेंड थर्ड थर्ड। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे 1838 लिखा है, 1839 1850, ये तो पास ही पास के हैं, तो तीनों पास ही में आएंगे। 54 अलग था, तो आप यहाँ से डायरेक्टली सी का 4 लगा सकते थे। ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग, आपका सेकंड आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको चीजें पता नहीं है। अब आप सोचिए कि आपको पेपर में किस तरीके से सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है, कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पेपर्स में, वो मैं सारी ट्रिक्स आपको धीरे धीरे बताता जा रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं इन ए सेल, आपको पता है अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C एंड क्रोमोसोम नंबर आर 26 देयर आफ्टर ए स्पेस अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम नंबर पूछा गया है। तो इसका आप बताइए, ये 32 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर होता है आपका सेल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C एंड क्रोमोसोम नंबर इज 26। तो आपको पता होना चाहिए आफ्टर ए स्पेस, ए स्पेस में क्या होता है आपका डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। और यहाँ पर एक चीज और होती है, मैं आपको बता देता हूँ, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। और यहाँ पर क्या होता है आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन फॉर्म। एंड यहाँ पर क्या होता है आपका डीएनए का अमाउंट जो होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर अगर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ से 2C से ये 4C कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि क्रोमोसोम जो होते हैं वो 26 के 26 क्रोमोसोम रहेंगे। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डीएनए जो था 2C का 4C हो गया, तो दोनों में 4C है, तो ये पहले तो रॉन्ग लगा दीजिए। डीएनए 2C का 4C हो गया, वहीं पर क्रोमोसोम नंबर आपके सेम टू सेम होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, जस्ट इसके ऊपर कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कहता है कि केल्विन along with whom studied reaction in green plant forming a sugar। तो इसमें पूछा गया आपका केल्विन along with whom स्टडी रिएक्शन इन ग्रीन प्लांट फॉर्मिंग शुगर। तो आपसे पूछा गया कि शुगर्स के बारे में, मतलब ग्लूकोज के बारे में किसने बताया था। ये आपका कौन से चैप्टर से, आपका फोटोसिंथेसिस वाले से, बताइए। रेस्पिरेशन से नहीं, रेस्पिरेशन के पहले कौन सा है, आप चैप्टर का नाम भी आप कमेंट में बताएंगे। आपको चैप्टर्स के नाम नहीं पता अभी तक, पता होने चाहिए आपको। उसमें जितने भी आपके साइंटिस्ट वगैरह, जैसे आपकी जोसेफ प्रिस्टले दिया गया है, इन्होंने आपको किसके बारे में बताया था, जोसेफ प्रिस्टले ने, इन्होंने बताया था आपको सनलाइट के बारे में बताया था ना इन्होंने। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या बताया था, जस्ट इसको देख लेते हैं। जैसे जोसेफ प्रिस्टले है, जोसेफ प्रिस्टले ने कौन सा दिया था आपका, बेल जार एक्सपेरिमेंट दिया था। जीएस बेसम ये रॉन्ग तरीके से लिखा है, इसको बोलते हैं जॉलियस वॉन सैक्स, इसको हम बोलते हैं जॉलियस वॉन सैक्स। सैक्स मतलब शुगर की बोरी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इसका आंसर ये होगा। जैन इंजन हाउस से आप इंजन से याद कर सकते हैं, उन्होंने इंजन मतलब एनर्जी के बारे में बताया था, एनर्जी मतलब सनलाइट। नेक्स्ट कॉलियन वॉन नील मतलब होता है पानी, इन्होंने बताया था आपके वाटर H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर होता है, ठीक है। वहीं H2S में डोनर
एस नहीं होता है। ये सारी चीज आपको बतानी चाहिए। ऑक्सीजन डोनर होता है वो वाटर होता है आपका। किसने बताया था? कॉलियस वॉन नील ने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं आपका 34 क्वेश्चन नंबर, इन विच ईयर जूलियस वॉन सेक्स, ये देखिए नमक की बोरी, शुगर की बोरी, प्रोवाइड एविडेंस टू फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। इन्होंने कौन सी ईयर में बताया था कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है? क्योंकि किसमें हेल्प करता है आपका? आपको पता है एनर्जी की बोरी, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो बताइए कौन सी ईयर में ग्लूकोज का फॉर्मेशन बताया था? तो इसका आपको पता होना चाहिए। इन्होंने बताया था आपके 1854 में। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो जूलियस वॉन सेक्स थे, इन्होंने जो शुगर की जो बोरी थी उसके बारे में कब बताया था? 1854 में। एक ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका लाइट सेचुरेशन अकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। इसे हम बोलते हैं, ये 10% को कवर करती है, उसे हम बोलते हैं पार। क्योंकि प्लांट्स को ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, 10% उसमें से आपके 10% लेते हैं, इसे हम बोलते हैं पार। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो इसको आपको रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है ना, वैल्यू इसकी आपको डायरेक्टली याद कर लेनी है। C51 S98 O6 की आपको डायरेक्टली याद कर लेनी है। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको आपको डायरेक्टली याद कर लेनी है, 0.7 होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 37 क्वेश्चन नंबर आता है। तो 37 जो क्वेश्चन नंबर है इसको भी आप डायरेक्टली याद कर लेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट मैच पूछा गया है। तो ये आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर मेज का दिया गया है कि 1 घंटे में कितनी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप ये सारे क्या हैं जो मैंने आपको बताया ना, डाटाबेस क्वेश्चन है। तो डाटाबेस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ही याद करेंगे जिस तरीके से वो डाटा दिया हुआ है, उसमें आप क्या ही और ज्यादा वो करेंगे, आपको याद करना ही पड़ेगा डाटा। तो आपको पता होना चाहिए कि रूट एपिकल मेरिस्टेम जो मेज में होता है वो 1 घंटे में कितनी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं? 17,500 17,500 सेल्स फॉर्म कर लेते हैं इन 1 हावर। इसको आप ध्यान रखना है। वहीं पर जो वाटरमेलन होता है उसमें जो सेल का साइज इंक्रीज होता है, कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है? 3,50,000 टाइम वो अपने सेल का साइज इंक्रीज कर सकता है वाटरमेलन। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। 2 आपके डाटाबेस क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट होता है आपका ई कुरसावा। ई कुरसावा जो होता है, जो अपने सीड फूलिंग के बारे में बताता है, उसको आप ध्यान रखना 1955 में इन्होंने नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, 4th, 1st एंड 2nd। इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको साइंटिस्ट के बारे में कुछ बताया था, जैसे अर्नस्ट मेयर एंड 2nd यूनिट्स की मैंने आपको बताए थे कौन। इसका आप मुझे कमेंट में बताएंगे कौन। मैं आपको 3 बार बता चुका हूँ उनके बारे में। ईसु, पिन पॉइंट्सों को, और इसके बाद आपके रामचंद्रन, इन्होंने प्लॉट्स वगैरह का ट्रिपल कोलेजन की ट्रिपल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ये सारे जो 3 साइंटिस्ट हैं, आप एक बार 1 टर्म, वैसे तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, लेकिन आप एक बार इन साइंटिस्टों के बारे में एक बार जरूर थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि बच्चों नीट में बार बार क्वेश्चन यहीं से सारी चीजें आ रही हैं, इसीलिए आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर था 38। आइए देखते हैं 38 क्वेश्चन नंबर। जैसे आपको पता है कि चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस, ये देखिए किसका क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर का। जिस तरीके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर उसका क्वेश्चन है आपका। तो आपको डायरेक्टली ये आपको याद होनी चाहिए ये सारी चीजें, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कुछ टर्म ऐसे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता है, जैसे चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस का आपको पता ही है, ये तो आपको नॉर्मली पता ही होगा। इन्होंने कॉल्यूप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रासेस के ऊपर किया था, ग्रास उसको रख दिया था, एंड ये फोटोसिंथेसिस के ऊपर उसके ओर मूव करती जा रही थी, आपको ये पता है। इसके बाद WM बेंट का आपको पता ही होगा, कॉल्यूप्टाइल
व्हाइट सीडलिंग का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद ई कुरसावा। अब देखिए ई कुरसावा का आपको पता है राइस सीडलिंग जो फूलिश सीडलिंग था वो डायरेक्टली इसमें क्या जिबरेलिन डाल दिया था ई कुरसावा में, आपको पता ही होगा। जिबरेलिन डाल दिया तो इसकी हाइट इतनी ज्यादा ग्रो होती जा रही थी, इतनी ज्यादा इसकी ग्रोथ होती जा रही थी कि अपना ये खुद ही नहीं संभाल पा रहा था और ये नीचे इस तरीके से आ रही थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है राइस सीडलिंग का ई कुरसावा से। इसके बाद होता है स्पूग। स्पूग ये क्या करता था आपकी, ये कैरेटीन उसका स्पर्म को लेके आपकी कैरेटीन मोटरसाइकिल को ये तेजी से भगा रहा था। इस तरीके से आपको इसको याद करना है। ये स्पूग का होता है आपका टोबैको कैलस। तो आइए देखते हैं सबसे पहले, जैसे मान लीजिए आपको ई कुरसावा का पता था, ओनली राइस सीडलिंग होता है, फूलिश ये तो आपको इतना पता ही हो, डब्ल्यू एवेंट को पॉलिप्टाइल ऑफ ओथ सीडलिंग आपको पता था, चार्ल्स डार्विन फ्रांसिस का पता था पॉलिप्टाइल ऑफ कंट्री। तो देखते हैं फर्स्ट का सेकंड, ये देखिए ये तो क्रॉस क्रॉस दो रह गए आपके, फर्स्ट का सेकंड आपको था दो रह गए, इसको आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, बी का फर्स्ट ये दोनों दे ही रखे हैं। ठीक है थर्ड देखते हैं ई कुरसावा का आपको पता ही होगा राइस सीडलिंग फूलिश सीडलिंग के बारे में बताया था, तो सी का फोर्थ, ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में देखते हैं। तो स्प्रिंग शुगर कैन क्रॉप विद जिबरेलिन। अब देखिए जैसे शुगर कैन की आपने क्रॉप थी उसमें आपको जिबरेलिन आपने डाल दिया, स्प्रे कर दिया, तो जिबरेलिन का काम क्या होता है, ये सारी चीजों को बढ़ाने का काम करता है। आप कुछ भी डाल दोगे, जिबरेलिन को डाल दोगे, ये रूट को बढ़ा देगा, सूट को बढ़ा देगा, ये सारे स्टेम को बढ़ा देगा। ये नहीं देखता कि किसको बढ़ाने का काम है, जल्दी 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 सारे पार्ट्स को बढ़ाने का काम करता है। तो आपको पता नहीं चाहिए, अगर ये शुगर कैन में डाल दिया जाएगा जिबरेलिन को, तो ये 40 टन पर एकड़ में शुगर कैन की जो हमारी फसल है उसको इंक्रीज कर देगा, कितना 14 टन। इस चीज को आपको पता होना चाहिए अगर आप जिबरेलिन डाल रहे हैं तो। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कहता है, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहेबिटर वर कैरेक्टराइज्ड ड्यूरिंग। कब हमें देखने को मिले थे 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहेबिटर्स वर कैरेक्टराइज्ड ड्यूरिंग मिड 1860 में हमें देखने को मिले थे। सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, क्योंकि देखिए ये डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से याद करने पड़ेंगे सारी चीजें। नेक्स्ट हम देखते हैं बियॉन्ड विच लेवल ऑफ CO2 कंसंट्रेशन CO2 कंसंट्रेशन कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड। तो आपको पता होना चाहिए कि CO2 का कंसंट्रेशन पहले जैसे मान लीजिए 0.0 था हम दे रहे थे, तो ये प्लांट्स को क्या रहता है CO2 का कंसंट्रेशन, ये क्या कहते हैं कि आप CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम तो रिलीज करते हैं ना CO2, तो हम सोचते हैं कि प्लांट इसको ले रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए यही CO2 से आपका सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। CO2 जो होता है इनका मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन करने का काम करता है, ये सारी चीजें आपको पता नहीं चाहिए। तो CO2 का ये कंसंट्रेशन बढ़ा के मान लीजिए 0.03 कर लेते हैं, ये चाहते हैं और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि 0.05 से अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड पेपर डिस्क्राइब स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कोक्लिया। किसने इसमें से पब्लिश किया था, किसका, बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कोक्लिया का स्ट्रक्चर अल्फोंसो कोर्टी ने किया था। लेकिन आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना NCERT से डिलीट हो गया है, NCERT से डिलीटेड पार्ट है ये, इसको आपको नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ RBC प्रेजेंट इन मिलीमीटर क्यूब, आपको इसका भी यूनिट्स का भी ध्यान रखना, मिलीमीटर क्यूब में पहुंचा है, तो 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। वहीं जो RBC का जो स्ट्रक्चर होता है ये बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं RBC जो होती है इसकी लाइफ स्पेन का जो पीरियड होता है वो 120 डेज में होता है। एंड RBC के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो RBC का जो स्ट्रक्चर है वहां पर नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड कर सके, इसलिए ये होता है आपका नॉन न्यूक्लिएटेड। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसका आंसर क्या हो जाएगा 5 to 5.5 मिलियन। नेक्स्ट देखते हैं आपका 44 क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग
डायमेंशन ऑफ किडनी, तो ये भी आपका डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। लेंथ इसकी किडनी की होती है आपकी 10 to 12 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए ये देख लीजिए, जैसे इस तरीके से आपकी ये किडनी है, तो इसको आपको पता होना चाहिए इसकी जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो ब्रेड्थ होती है, ब्रेड्थ इसकी होती है आपकी 5 to 7 सेंटीमीटर। एंड इसकी जो थिकनेस होती है, ये जो थिकनेस है वो होती है आपकी 2 to 3 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान रखना है, डाटा इसका सेम टू सेम। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 45 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है। 45 क्वेश्चन नंबर कहता है हाउ मेनी बॉडी वेट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई मसल्स। मसल्स कितना आपका बॉडी वेट को कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। जो हमारी बॉडी में है ना 40 to 50% हमारा जो वेट है ना बॉडी का, वो किसके द्वारा आता है, मसल्स के द्वारा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 46 क्वेश्चन नंबर, स्कल कंपोज्ड टू सेट ऑफ बोन्स। कौन कौन सी, क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। तो आपको पता होने चाहिए कि बोन्स में सबसे पहले जैसे मान लीजिए ब्रेन, सॉरी यहाँ पर होता है आपका स्कल। तो स्कल में ये आते हैं दोनों, स्कल्स में आते हैं आपके क्रेनियल नर्व एंड यहाँ पर आते हैं आपके फेशियल नर्व, फेशियल बोन। नेक्स्ट आते हैं आपके ईयर में आते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका हायोड। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो क्रेनियल नर्व जो होती है यहाँ पर आपके पाए जाते हैं आपके 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। फेशियल्स में आपकी 14 होती हैं, ईयर में पाई जाती हैं आपकी 6 एंड हायोड आपकी 1। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो 8 कौन कौन सी पाई जाती हैं इसको भी आप थोड़ा सा जस्ट ध्यान रख लीजिए। जैसे यहाँ पर होता है आपका फ्रंटल, सबसे पहले पन यहाँ पर फ्रंटल पाई जाती है। ओसिपिटल आपकी पीछे होती है, फ्रंटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल आपकी साइड वाइज होती है, पैराटल आपकी ऊपर वाली होती है एंड इथेनॉइड एंड स्पेनॉइड होती हैं। तो आपकी 8 कैसे हो गई, ओसिपिटल, फ्रंटल, फ्रंटल आगे, ओसिपिटल, टेम्पोरल, पैराटल, मतलब 2 ये हो गई, टेम्पोरल 2 होती हैं, पैराटल 2 होती हैं, तो 4 और 1 मतलब फ्रंटल 5, ओसिपिटल 6, इथेनॉइड 7 एंड स्पिनॉइड 8। तो 8 आपकी हो गई कौन कौन सी, क्रेनियल नर्व। एंड फेशियल भी होती है आपकी, मैंडिबल होती है जो अपर जो कि मैक्सिलरी होती है आपकी, जाइगोमॉर्फिक होती हैं जैसे आइज में पाई जाती हैं, इथेनॉइड बहुत सारी होती हैं। तो आपको सारे ध्यान रखने, 8 आपको ये ध्यान हो गए, इसको आप याद कर लीजिए। फेशियल में आपकी 14, तो टोटल आपकी कितनी हो गई, 8 + 14 आपकी 22 हो गई। आपको ध्यान रखना है ईयर में कौन सी होती है आपकी, मेलस, इनकस और स्टेपीज। इसमें होती है आपकी मेलस, सेकंड होती है आपकी इनकस, थर्ड होती है आपकी स्टेपीज। ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। हायोड आपकी 1 होती है। यहाँ पर 46 का आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट देखते हैं 8, 9, 10 पेयर ऑफ, तो अरेंज कर लेते हैं। 8, 9 जो 10 पेयर होते हैं आपके रिब्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम ट्रू रिब्स तो बोल नहीं सकते, इन्हें हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये और ये किससे अटैच होते हैं, 7th रिब से। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये आपके वर्टिब्रोकॉन्ड्रोइलर रिब्स होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, इन पैनक्रियाटिक टिश्यू हाउ मेनी परसेंटेज ऑक्यूपाई बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं ये हार्मोन्स का काम करती हैं, हार्मोन्स की तरह बिहेव करती हैं। तो हार्मोन्स का जो अमाउंट होता है बहुत कम होता है, 1 से 2% होता है। नेक्स्ट देखते हैं आइए, वो इंट्रोड्यूस ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोड्यूस किया था वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एस रामचंद्रन जी ने किया था। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। स्टार लगा जी, ग्रीन रेवोल्यूशन का जी.एन. रामचंद्रन जी ने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 50। इसमें क्या है, हु इज द इनिशिएटर ऑफ लैब टू लैंड प्रोग्राम। लैब टू लैंड प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था, ये भी आपके एम.एस. स्वामीनाथन जी ने स्टार्ट किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये सीरीज, तो हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो आज जो हमारे जो क्वेश्चन थे वो आपके डाटा बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आपको पता है कि नीट में
जैसे ही आप आगे नीट 2025 में यहाँ से भर भर के डाटा बेस्ड क्वेश्चन, साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, तो हम क्या करते हैं कि सारी चीजों को इसीलिए कवर करके एमसीक्यूज के फॉर्म में इसीलिए करा रहे हैं जिससे आपकी सारी चीजें अच्छे से हो जाएं, डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाएं और आपके साइंटिस्ट वगैरह के बारे में भी आपको नॉलेज हो जाए, क्योंकि बच्चों के एमसीक्यूज आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाती हैं एमसीक्यूज के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी टाइप के एमसीक्यूज के साथ। और भी आप हमें बता सकते हैं आपको किस तरीके से आपको सारी चीजें चाहिए।